में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संसद मार्ग पर बाबा साहब की 135वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे बीच में शख्सियत है जो जीएसटी के ज्ञाता है और जीएसटी क्या बना है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आम जनता तक पहुंचाने उनके मार्ग में कई कार्य हमारे बीच में सर आपका नेशन विदेश चलाना आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बाबा साहब की 135वीं जयंती को मनाया जा रहा है। हर साल आपका यहाँ पंडाल लगता है, हर साल आप जनता के बीच में अपना लिखा हुआ विश्लेषण जो है जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जनता तक आपका विश्लेषण जाता है, जनता को लगता है कि हम कहाँ विश्वास में जी रहे हैं। क्या लगता है आपके नेता का होगा? तो जनता है और जनता जागरूक हो रही है लगातार, और यहाँ भी मैं लगातार भीड़ बढ़ते हुए देख रहा हूँ कि आपने ठीक कहा कि हम जो है वो सरकार के तब लेकर लिख के देते हैं, तो हम जनता को बाद में लिख के देते हैं, पहले हम सरकार को लिख के देते हैं। और जैसा कि आपने जीएसटी के बारे में कहा, तो जीएसटी के बारे में आम जनता और सरकार उसको सिर्फ आर्थिक पहलू से देखती है। मैं जीएसटी को सामाजिक दृष्टिकोण से देखता हूँ। जब मैं उसको सामाजिक दृष्टिकोण से देखता हूँ तो इससे ज्यादा बड़ी क्रूरलिटी मेरे के अंदर नजर नहीं आती, और इससे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार मुझे नजर नहीं आता देश के अंदर के सीधे मामले में। अभी जीएसटी के अंदर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो आपकी समझ में आना जरा पब्लिक को समझना मुश्किल हो जाता है। तो क्रूरलिटी तो मैं इसलिए कहता हूँ कि गरीब आदमी से टैक्स लेना क्रूरलिटी है, और कानून बना के क्रूरलिटी हो रही है तो कानूनी क्रूरलिटी है, कानूनी अत्याचार है। इसमें भ्रष्टाचार इस तरह से है कि देश में सब जानते हैं कि कालाबाजारी है, तो कहते हैं कि जितना जितना कालाबाजारी देश की अर्थव्यवस्था के बराबर बताई जाती है। तो यानी आम आदमी की चीज खरीद रहा है, यदि दो चीज खरीद रहा है, दोनों पे टैक्स दे रहा है, तो एक तो चीज कालाबाजारी की है और दूसरी जो है बाजार की है, जेन्युइन बाजार की है। तो यानी इसके हिसाब से तो डबल तो उसका जरूर हो गया जीएसटी। उसका दो चीज खरीदी, एक कालाबाजारी की है तो एक जगह पे जीएसटी दे दिया। अब जो जिसके अंदर जो हिसाब की चीज है उसके अंदर भी सरकार लगभग 50% से 77% तक जो है वो माफ कर देती है, टैक्स माफ कर देती है। मैं आपको दिखाऊं, ये 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट है, ये इस किताब में तो 14वें वित्त आयोग की यदि रिपोर्ट देखेंगे आप जो है तो 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भाग 1 पृष्ठ 30 और 29 और 30 के ऊपर एक रेवेन्यू फोरगोन की टेबल दी है। तो रेवेन्यू फोरगोन की टेबल में पिछले 10 साल का उसने आंकड़ा दिया है कि सरकार ने कितना टैक्स माफ किया है। तो उसके अंदर आप टोटल देखेंगे 10 साल का, आप 41,42,848 करोड़ रुपया माफ किया है 10 साल के अंदर। एक बार दोबारा भी ये आप पिछले 10 साल का टोटल करेंगे 2004 से 2014 के बीच का, तो ये 41,42,848 करोड़ रुपया इतना माफ किया गया है। ये माफ जो किया गया कौन लोग हैं जिनका माफ किया गया? ये कौन लोग हैं इसके बारे में 14वें वित्त आयोग ने कहा है कि किन लोगों का माफ किया है, इसका सरकार के पास कोई ब्यौरा नहीं है। ये बड़ा गंभीर मामला है, ऐसा जो है वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। सर जिस तरीके से आज यहाँ जो देख रहे हैं बहुत भीड़ भड़का आप बता रहे हैं सर, एक तरफ बाबा साहब कह रहे थे कि भाई इस तरीके के आडंबर रचने से अच्छा है कि मेरा साहित्य आप घर घर पहुंचाएं तो आपकी तरक्की हो जाएगी। लेकिन सर आप साहित्य को घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आडंबरों की तरफ जैसे डीजे हैं, नाच गाने हैं, या बेफजूल की जो शोर बढ़ावा है उसकी तरफ लोगों का जाना बहुत जरूरी होगा। एक्चुअली शोर शराबा ऐसे वक्त के ऊपर बाबा साहब की जो जयंती के अंदर शोर शराबा और ये खाना पीना बंटवाना
मेरे व्यक्तिगत विचार से ये एक गलत दिशा में जाना है। और जैसा लगभग 10 साल पहले 5 साल पहले यहाँ पर किताबों की ही भरमार होती थी और किताबें ही लोग खरीदने आते थे, उन्हीं की बात होती थी, चर्चा होती थी, तो भी कोई जो बातचीत होती थी कहीं ना कहीं काम की बात होती, विचार की बात होती थी। अभी रिसेंट के ईयर में लगातार विचार पीछे चले जा रहे हैं, साहित्य पीछे चलता जा रहा है और यहाँ पे खाने पीने का बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर हमें जो है वो गंभीर मामला है, इस पर हमें आयोजकों को और हमें खुद को इस पे विचार करना पड़ेगा। क्या लगता है कि लोग कह रहे हैं आज जो हम आए संविधान बचाने के लिए आए हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, इसलिए हम बाबा साहब को यहाँ माल्यार्पण करने आए हैं। हाँ ठीक है, माल्यार्पण से तो संविधान नहीं बचेगा। संविधान को समझना और संविधान को खतरे में डालने वाले लोगों को उसी तरह से विचार मुकाबला करना पड़ेगा जिस तरह से खतरे में डाल रहे हैं। खतरे में डालने वाली ताकतें प्रचार मीडिया उनके पास बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप सामाजिक जन सामान्य के लोगों को जो बात है वो आप अपने मीडिया से कर रहे हैं। लगातार जो सोशल मीडिया है उसमें उसको अच्छी टक्कर दी है और मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और आपका जो है वो आभार भी व्यक्त करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। सर जिस तरीके से यहाँ काफी तादाद में जनता आई और सर यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया का नामो निशान नहीं है। अगर कहीं इस रोड को छोड़ के और कहीं अगर 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया फटाक आती है और उसको टेलीकास्ट करने का काम करती है। मैं एक्चुअली मैं खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कहता हूँ और आजकल लोगों ने भी मेन स्ट्रीम के साथ साथ उसको गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया है। मेरा अपने लिए जो मैं शब्द जो इजाद किया है उसके लिए सत्यानाशी मीडिया मैंने इजाद किया है। सत्यानाशी मीडिया? हाँ, सत्यानाशी मीडिया किया। पर जब से आपने सत्यानाशी मीडिया कहना स्टार्ट करा है, जब से 185 चैनल जो बहुजनों के थे वो इन्होंने धराशायी कर दिया, वो बिल्कुल यूट्यूब से हटा दिए गए हैं जो कि आपकी बात को जो उठाया करते थे। ये जब संघर्ष की बात होती है, जब लड़ाई की बात होती है, लड़ाई के अंदर काउंटर फोर्सेज ऐसा काम करती हैं और यदि संविधान का ठीक तरह से उपयोग हो रहा होता तो ये चैनल ऐसा नहीं होता। ये जो हुए हैं यही हमारी ऐसी लड़ाई है कि ऐसे काम ना हो और ऐसे कामों को रोकना वही संविधान को बचाने की लड़ाई है। सर आप तो दिल्ली नहीं, क्योंकि आप तो ऐसी जानी मानी हस्ती हैं, इंसाफ एक फेडरेशन चला रहे हैं, आपने कई ऐसी पुस्तकें लिखी हैं, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि अपने अधिकारों को समझे। यहाँ इस धरती पे कोई भी धरती लेकर पैदा नहीं हुआ है और धरती पर सबका बराबर का हक है। तो संपत्ति के अधिकार से जो डिस्पैरिटी फैल गई है उसको समान संपत्ति के अधिकार से ठीक किया जा सकता है। समान संपत्ति का अधिकार का मतलब है कि देश के रिसोर्सेज का बराबर बंटवारा होना चाहिए। तो अब फिजिकल बंटवारे के अंदर दिक्कत होती है, तो जहाँ बंटवारा नहीं हो पाता है, जिनके पास साधन संपत्ति हम दे नहीं पाते हैं, उनको उनके साधन संपत्ति के हिस्से का 3% ब्याज दे दें। मैंने यही प्रपोजल जो है सरकार को रखा था और यही प्रपोजल कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को रखा था कि समान संपत्ति का अधिकार बना के 3% ब्याज उसको दे दिया जाए। मेरे हिसाब से 60 लाख की संपत्ति एक व्यक्ति के हिस्से में आती है और हर महीने 15,000 रुपया उसके हिस्से में आता है ब्याज का। तो 15-12-180, 1,80,000 रुपया एक व्यक्ति के हिस्से में आता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस बात को समझा है और उसने लोगों को 1 लाख रुपया उनका साल में देने का, एक परिवार में देने की बात की है। ये न्याय की दिशा में एक अच्छी शुरुआत मैं इसको मानता हूँ। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिया है। कांग्रेस ने 2019 के अंदर भी ये बात रखी थी, तब उन्होंने न्याय की बात की थी और 6,000 रुपया 12,72,000 रुपया साल का देने की बात की थी, 6,000 रुपया लेने की बात की थी। इस बार 8,500 रुपया देने की बात की है। मैंने 2018 के अंदर GST का अर्थशास्त्र जो लिखा था किताब, उसके अंदर मैंने ये प्रपोज किया था
कि समान संपत्ति का अधिकार होना चाहिए और समान संपत्ति जो है वही हमारी गरीबी अमीरी रेखा भी होनी चाहिए और व्यक्ति को उसके देश में उसके हिस्से की संपत्ति नहीं दे सकते हैं तो उसका ब्याज दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ किसी न किसी अर्थ में उसी बात को, उसी न्याय की बात को कांग्रेस सरकार ने इसको अडॉप्ट किया है। मैंने केंद्रीय सरकार को भी, वित्त मंत्रालय को, प्राइम मिनिस्टर को लिखा था, इसी तरह से मैंने कांग्रेस को भी लिखा था और जो दूसरे दल है सीपीआई, सीपीएम वगैरह और इन सबको जो ईमेल एड्रेस जो मेरे पास उपलब्ध थे उनके अंदर मैंने उनको भेजा था। मुझे लगता है कि उस बात को जानकारी उनको जो विशेषज्ञ होंगे, अर्थशास्त्री जो होंगे, उन्होंने मेरी बात को समझा है और वो अडॉप्ट मेरी बात हुई है। मुझे खुशी है, मुझे कुछ नाम नहीं चाहिए, मुझे खुशी है कि आम जनता का इसके अंदर भला हो जाता है, वो गरीबी यहाँ से, भुखमरी यहाँ से समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छी बात। अगर सरकार के पास या विपक्ष के पास अगर अपने गौर की जाती है तो बड़ी खुशी होती है। मुझे जो होती है वो जनता को फायदा होता है। कैमरामैन के साथ मनोज कुशवाहा, संसद मार्ग।